हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, एंड हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का 4th लेक्चर, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अभी तक हमने इस चैप्टर को 3 लेक्चर्स में कवर कर लिया है, एंड आज हम पढ़ने वाले 4th लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ये जो एक बड़ी सी फोटो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। सो द पर्सन whom you can see in the picture is होमी जहांगीर भाभा। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। इन्हीं के गाइडेंस के अंदर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को परस्यू करना, डेवलप करना स्टार्ट करा था। एंड इन 1954 ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड भारत रत्न। कई बार इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करा गया था, बट कभी ये नोबेल प्राइज फिजिक्स में जीत नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली इनकी 1961 में एक फ्लाइट क्रैश में डेथ हो जाती है, जिसके वजह से इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो बहुत ही मेजरली अफेक्ट होता है। कमिंग बैक टू द लेक्चर, जानते हैं कि इंडिया के जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसे स्टार्ट होती है, किसके वजह से स्टार्ट होती है। सो वी नो दैट इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम यूज करके एक कंट्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट, तरक्की करा सकते हैं। सो ही ऑलवेज वांटेड टू फेवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड साथ ही साथ वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी आगे पुश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया एक अच्छा न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉलो करे ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो सके। So, in the 1940s, इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करना स्टार्ट करते हैं, इन द लेट 1940s आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड ये सारा जब स्टार्ट होता है तो उसको लीड कौन करता है इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को? होमी जे भाभा। नेहरू जी जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उनका मानना ये था कि जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर है उसको हमेशा ही एक पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, उसको एक प्रोग्रेसिव पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। सो ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फेवर करते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर है वो यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो वो चाहते थे कि ये जो न्यूक्लियर पावर है उसको अच्छे काम के लिए यूज करा जाए, ना कि दूसरे कंट्रीज पे अटैक करने के लिए यूज करा जाए। वो प्लीड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो प्लीड करते हैं कि जितनी भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है या तो जितनी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, फॉर एग्जांपल वी नो कि 1945 में यूएस के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे ही थे, जो उसने जापान पे यूज भी करता सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए। सो नेहरू जी का मानना ये था, वो प्लीड करते थे इंटरनेशनल फोरम्स में कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको अलग अलग कंट्रीज जिनके पास भी है वो उसको डिसआर्म कर दे, उसको छोड़ दे, उसको त्याग दे। बट ऑफकोर्स ऐसा होने नहीं वाला था। सो व्हाट हैपेंस इन 1964, चाइना, कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, वो सक्सेसफुल होता है एंड चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाती है। सो बाय 1967 इस वर्ल्ड के अंदर 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज आ चुकी थी, यूएस, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड चाइना। एंड ये सारी कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती है, जो कि हमारे यूएन के परमानेंट 5 मेंबर्स भी थे, ये डिसाइड करती है कि वो एक ऐसी ट्रीटी वर्ल्ड में लेकर आएंगे जिससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको मना कर दिया जाएगा कि अब वो आगे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ना ही एक्वायर करेंगे। एंड दैट ट्रीटी वाज नोन एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कोई चीज बढ़ना, नॉन प्रोलिफरेशन यानी उस चीज को अब रोक किसी चीज की ग्रोथ को रोकना। ये 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंट्रोड्यूस करी जाती है, एंड इंडिया इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर देता है, बिकॉज इंडिया फाउंड कि ये जो ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो भेदभाव करती है, वो कुछ कंट्रीज को अलाउ कर रही है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन रख ले, उस टेस्ट और उसके रिलेटेड आगे भी टेस्ट करते रहे, लेकिन वही बाकी कंट्रीज को मना कर देती है कि आप आगे कोई भी न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करने कोई भी टेस्ट, कोई भी कुछ नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। सो इंडिया डिड नॉट साइन एनपीटी, जो कि उसको वो डिस्क्रिमिनेटरी लगती है। इंडिया कहती है कि जो इतनी सारी वर्ल्ड में ट्रीटीज आ रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उसके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, वो सारे ही फ्लॉड है, वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के, वो भेदभाव करती है, इसलिए इंडिया उसको साइन नहीं करती है। 1995 में जब एनपीटी को पूरे वर्ल्ड में इंडेफिनेटली एक्सटेंड करा जाता है, इंडिया तब भी उसको अपोज करती है। एंड 1996 में जब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी साइन करने की बात आती है तो इंडिया मना कर देती है दैट नो, आई विल नॉट साइन द सीटीबीटी ट्रीटी, जो कि इंडिया का मानना ये था कि अगर जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, अगर न्यूक्लियर वेपन को छोड़ना ही है तो सारे कंट्रीज छोड़े, 1, 8, 10 को छुड़वाकर कोई फायदा नहीं है। ये 5 कंट्रीज स्ट्रांग रह जाएगी, बाकी वीक रह जाएगी। प्लस
इंडिया ने जब आगे अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे, जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, सो इंडिया ने इस बात को जस्टिफाई करा कि इंडिया फर्मली बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ नो फर्स्ट यूज। इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका एक मेजर पॉलिसी क्या कहता है, नो फर्स्ट यूज, कि हम कभी खुद पहले किसी और पर हमला नहीं करेंगे। इफ वी आर गोइंग टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स इट विल ओनली बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेल्फ डिफेंस। हम अपने आप को बचा रहे हैं तब हम यूज करेंगे, हम खुद से पहले कभी किसी पे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके अटैक नहीं करेंगे। अब ये जो हमने दो ट्रेटीज का डिस्कस करा, एनपीटी एंड सीटीबीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेटीज है, इसलिए इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी। नाम से पता लग रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं, नहीं चाहते हैं कि बाकी जो कंट्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करे। सो दिस ट्रेटी अलाउड ओनली द 5 न्यूक्लियर वेपन्स, जो 1968 तक में जो 5 न्यूक्लियर वेपन्स थे सिर्फ उन्हीं को अलाउ करती थी कि वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, बाकियों को कोई भी वेपन एक्वायर करने से साफ साफ मना कर दे रही थी। ये जो ट्रेटी थी, जो भी इसको साइन करता उसको ये चीज फॉलो करना था। ये जो ट्रेटी है ये 1968 में साइन करी गई थी एंड इन 1970 इट वाज अडॉप्टेड। जब ये अडॉप्ट करी गई 1970 में तो कहा गया कि 25 साल बाद जितने भी इसके सिग्नेटरीज हैं वो मिलेंगे एंड वो इस ट्रेटी को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर देंगे। तो यही होता भी है कि 1995 में सारे सिग्नेटरीज मिलते हैं एंड इस ट्रेटी को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट इंडिया इस चीज को भी उस टाइम पर अपोज करती है। एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी कैन सी दैट कि नॉर्थ कोरिया 2003 में इस ट्रेटी से खुद को बाहर पुल कर लेता है। सो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 190 टू 191 वैसे कंट्रीज ही इस ट्रेटी का पार्ट है। इंडिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड साउथ सुडान वो इस ट्रेटी को फॉलो नहीं करती है, इसको नहीं मानती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इजराइल भी इस ट्रेटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी। कॉम्प्रिहेंसिव यानी ओवरऑल। सो बेसिकली ये जो ट्रेटी है वो हर एक तरह के उस टेस्ट को बैन करना चाहती है जो कि रिलेट करती है न्यूक्लियर वेपन से, उसको एक्वायर करने से रिलेटेड। सो द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी एक मल्टीलेटरल ट्रेटी है जो किसी भी तरह को एक्सप्लोजन को बैन करती है, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो चाहे वो सिविलियन पर्पस के लिए हो। इसको 10 सितंबर 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था, बट ये अभी तक फोर्स में नहीं आई, अभी तक ये लागू नहीं हो पाई क्योंकि 8 इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं करा, इसको कबूला नहीं है। इस करके ये ट्रेटी चाहे साइन तो हो गई थी 1996 में, बट ये कभी एक्शन में नहीं आई। सो लाइक आई मैंशन कि ये जो ट्रेटीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपसे 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपके CUET एग्जाम में। एंड द क्वेश्चन इज हियर ऑन द बोर्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेटी वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया एज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट प्रिवेंटेड ओनली नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। हम जस्ट पढ़ के हटे इसके बारे में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी। सो अब बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या फिर पोखरान 1 के भी नाम से जाना जाता है। 18 मई 1974 को इंडिया राजस्थान के पोखरान में एक अंडरग्राउंड बॉम्ब को डिटोनेट करता है एंड ये इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को प्रूव कर देती है। जो बॉम्ब यहाँ पे यूज करा जाता है वो एक न्यूक्लियर फिजन टाइप बॉम्ब था। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये न्यूक्लियर फिजन टाइप कौन सा बॉम्ब होता है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स दूर करने के लिए हूँ, तो मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा ढंग से समझा दूंगा कि इंडिया ने जो बॉम्ब यूज करा था वो न्यूक्लियर फिजन टाइप बॉम्ब था एंड उसके अंदर बेसिकली होता क्या है। सो फिजन टाइप बॉम्ब के अंदर बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है। असल में जो ये बॉम्ब क्रिएट करा गया था वो एक हमारा इम्प्लोजन टाइप बॉम्ब था, जिसके अंदर हमारा प्लूटोनियम यूज करा था। अब बेसिकली होता क्या है कि एक फिजन बम के अंदर अगर ये आपका एक न्यूक्लियस है तो उसको कुछ न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है। ये न्यूक्लियस आपका स्प्लिट करके 2 न्यूक्लियाई बना देगा एंड ये जो न्यूक्लियाई जब ये बन रहे हैं इसके साथ साथ हमारे कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। कब? जब हमने इस मेन न्यूक्लियस को कुछ न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करा था। तो ये जब स्प्लिट होकर 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं तब भी 2 से 3 फ्री न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो 2 से 3 फ्री न्यूट्रॉन्स है वो अगेन इन न्यूक्लियोइड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, जिसके वजह से एक
कंटिन्यूसली हमें चेन में रिएक्शन देखने को मिलता है। इस टाइम पर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कंटिन्यूसली एटम के न्यूक्लियर स्प्लिट कर रहे हैं, जिसके वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, एंड दैट इज़ योर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में होमी जे भाभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था, ये भी जो होमी भाभा रिसर्च सेंटर है वहाँ के साइंटिस्ट ने बनाया था, एंड ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि P5 कंट्रीज के बाहर किसी कंट्री ने कंडक्ट करा था, एंड उसको कंफर्म भी करा गया था। सो इट वाज द फर्स्ट कंफर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट बाय एनी अदर कंट्री विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ P5। ऑलराइट, तो जब इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा उस टाइम पर इंडिया ऑलरेडी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लेवल पे उस टाइम पे इंडियन रेलवेज का एक स्ट्राइक चल रहा था रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ बोनस एंड द सर्विस कंडीशन। सो इंडिया को इससे भी टैकल करना था, एंड एट द सेम टाइम यूएस एंड इंडिया के रिलेशन भी खराब हो रहे थे, एंड कनाडा एंड इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे थे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया ने उस टाइम पर बनाया था इसका रॉ मटेरियल इंडिया को कहां से मिला था? बेसिकली यूएसए एंड कनाडा उस टाइम पर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए कुछ आइटम सप्लाई करते, कुछ न्यूक्लियर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे, एंड इंडिया ने उसको यूज करके ये न्यूक्लियर वेपन बनाया था, न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करा था। तो कनाडा ने तो उसके बाद वो सारे सप्लाईज रोक दिए कि आपने हमारे ये जो भी एक अग्रीमेंट था उसको फॉलो नहीं करा, आपने उसके अगेंस्ट जाकर कोई चीज करा है, सो हम आपको अब आगे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी कोई चीज सप्लाई नहीं करेंगे। बट यूएस कहता है कि एज पर द बॉन्ड जो भी हमारा ये ट्रेड चल रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में बनाने के लिए, आपने उसके किसी भी क्लॉज को कहीं से खंडन उसका नहीं करा है। सो यूएस अपना वो सप्लाई कंटिन्यू करती है। मई 1974 के बाद जो भी नेक्स्ट सप्लाई आना था यूएस से उसको नहीं रोकती है, कनाडा उसको लेकिन रोक देती है। प्लस इसी टाइम पर एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था, एंड दैट वाज द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973 की वजह से जो ऑयल शॉक हुआ था। बेसिकली ऑयल शॉक क्या था? इट रेफर्स टू द सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो हुआ क्या था कि 1973 में इजराइल के ऊपर इजिप्ट एंड सीरिया ने अटैक कर दिया, एंड ये अटैक उन्होंने क्यों करा? क्योंकि 1967 में कुछ साल पहले इजराइल ने इन दोनों जगह को अटैक कर रहे थे, उनके कुछ टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। सो बेसिकली सीरिया एंड इजिप्ट अपने उन टेरिटरीज को वापस चाहते थे फ्रॉम इजराइल। ये अटैक ऑल ऑफ अ सडन होता है, इजराइल इसके लिए रेडी नहीं था, बट कुछ दिन बाद इजराइल को यूएस से सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से इजराइल बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर पाता है। एंड एक पॉइंट पे इजराइल इतना स्ट्रांगली खुद को डिफेंड करता है कि जो बाकी अरेबियन कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज थी, उसको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बीट सऊदी अरब, बीट लेबनान, ये जॉर्डन, ये सारे भी इस वॉर का पार्ट बन जाते हैं। अब इजराइल इतना अच्छा खुद को इस टाइम पे डिफेंड करता है, वो इन सभी कंट्रीज को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। तो अल्टीमेटली ये कंट्रीज क्या डिसाइड करती हैं कि अगर हमें इजराइल को रोकना है एंड हमें इस वॉर को जीतना है, सो हमें एक नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी। एंड वो टेक्निक को क्या यूज करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो ऑयल का सप्लाई है वो रोक देंगे। ये जितनी भी कंट्रीज उस टाइम जो इजराइल से लड़ रही थी वो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी। सो यूनानिमसली डिसाइड करती हैं कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1973 वो बोलती हैं कि हम अपना ऑयल का सप्लाई एंड प्रोडक्शन 5% से कम कर रहे हैं। एंड जब तक इजराइल अपने सभी सोल्जर्स को वापस नहीं ले लेता अपने टेरिटरी में, 1973 के वॉर स्टार्ट होने से पहले जब पे वो जहाँ पे थे, जब तक वो वहाँ तक वापस नहीं ले लेता है, प्लस जब तक पैलेस्टीनियन लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम हर मंथ ये कटौती करते रहेंगे। अगर 100 से 95 पे गए हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा 5% कम करेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ दोबारा 5% कम करेंगे। एंड वी नो कि वर्ल्ड चलता है ऑयल के बेसिस पे, द वर्ल्ड रन्स ऑन ऑयल। अगर ऑयल कहीं से रुक जाए, उसकी डिसरप्शन फेस करने को पड़े, तो पूरा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। सो अल्टीमेटली यूएसए मेडिएट करता है, अलग अलग कंट्रीज में जाके वो एक ट्रेटी ब्रोक करने की कोशिश करता है, एंड फाइनली ये जो ऑयल क्राइसिस था वो सॉल्व होता है। लेकिन ये सॉल्व होने में भी 1-2 साल लग जाते हैं, जिसके वजह से जब इंडिया ये न्यूक्लियर टेस्ट करता है उस टाइम पर उसको हर्जाना भरना पड़ता है कि ऑलरेडी उस टाइम पे ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए थे, इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में थी, तो इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से इस इन्फ्लेशन के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ द ऑयल। सो जब इंडिया अपना ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है उस टाइम पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। यू कैन सी हर पिक्चर ऑन योर स्क्रीन।
एंड उसके बाद से इनका काफी सारा पॉपुलैरिटी और बढ़ जाता है आफ्टर कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति या पोखरान 2 के भी नाम से जानते हैं। सो बेसिकली मई 1998 में इंडिया अपना सेकेंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। कहां पर? अगेन पोखरान में ही कंडक्ट करता है एंड इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन शक्ति का। इस टाइम पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जो ऑपरेशन शक्ति है बेसिकली इट वाज अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। बेसिकली इस दौरान 5 न्यूक्लियर वेपन्स को, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेटोनेट करा गया था राजस्थान में। जो इनमें से पहला बॉम्ब था वो हमारा फ्यूजन टाइप बॉम्ब था एंड जो रिमेनिंग 4 वेपन्स थे, 4 बॉम्ब्स थे, वो हमारे फ्यूजन टाइप बॉम्ब थे। एंड इन बॉम्ब्स का नाम था शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 एंड शक्ति 5, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति पड़ता है। सो 11 मई 1998 को 3 बॉम्ब्स को टेस्ट करा जाता है, डेटोनेट करा जाता है एंड 13 मई 1998 को रिमेनिंग 2 बॉम्ब्स को डेटोनेट करा जाता है। एंड ये जब टेस्ट कंडक्ट हो जाता है तो इंडिया ऑफिशियली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि हम एक अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं ऑफिशियली। एंड जब इंडिया ये अनाउंस करता है तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है। जापान एंड यूएस ने तो इंडिया के ऊपर प्रॉपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए कि हम इंडिया के साथ कोई भी तरह का डील नहीं करेंगे, किसी भी तरह का हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो जो सिर्फ एक इमरजेंसी के टाइम पर जो एक बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज इंडिया के साथ यूएसए एंड जापान ने सारे बॉन्ड, सारे एग्रीमेंट जितने भी थे वो खत्म कर दिए थे। इंडिया के साथ कोई भी उन्होंने डीलिंग करने से मना कर दिया था। प्लस जो हमारा नेबर है पाकिस्तान, वो भी इसके बाद कहता है कि इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हमें भी मजबूरन इस न्यूक्लियर टेस्ट के रेस में उतरना पड़ रहा है। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नवाज शरीफ, वो ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देते हैं एंड हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट 14-15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान भी सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। कहां पर? छगाई हिल्स के रीजन में। वो इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम देते हैं छगाई 1, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द रीजन जहां पर उन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट करा था। एंड 2 दिन के अंदर वो भी 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेटोनेट करते हैं। एंड 38 में 1998 को पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है। एंड कई लोग का मानना यह है कि ऑफकोर्स इस टाइम पर चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी होगी ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। अब साउथ एशिया में अचानक से ही कुछ ही दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर 2 नई न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आ चुकी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखकर वर्ल्ड ज़्यादा खुश नहीं थी, सो इसलिए उन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के ऊपर ही सैंक्शंस लागू कर दिए थे। एंड इंडिया में ये सैंक्शंस यूएस के जो लगाए हुए थे वो 2008 तक बरकरार रहते हैं। फाइनली 2008 में इंडिया एंड यूएसए की एक ट्रीटी साइन होती है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद से ये जो सैंक्शन था वो हट जाता है। सो इंडिया के फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट टेस्टेड अ न्यूक्लियर डिवाइस, एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1974। And lastly, now we are going to discuss about the shifting alliances in the world politics. So हमें ये पता है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलायंसेज है, जो ग्रुप्स हैं, जो दोस्ती हैं, वो हम हमेशा परमानेंट नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे अगर इंडिया एंड चाइना बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया एंड अब इंडिया एंड चाइना के जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे, उसके बारे में आपको पता है, कोई बहुत अच्छे बॉन्ड्स नहीं है। सिमिलरली अगर एक पॉइंट पे यूएसए बहुत ज़्यादा फेवर करता था पाकिस्तान को, अब देखा जा रहा है कि यूएसए पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंडली नहीं है। सो ओवर द टाइम जो अलायंसेस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज होते रहते हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस एंड बहुत डिटेल में ये नहीं है हमारे एनसीईआरटी में। सो मेनली व्हाट वी हैव सीन दैट कि 1975 या तो के बाद जो भी गवर्नमेंट आ रही, 1977 में जैसे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो वो कहती है कि जो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का एक पॉलिसी वर्ल्ड के आगे पेश करा है, हम उसको जेन्युइनली फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक इंडिया का जो टिल्ट है वो किसकी ओर देखने को मिल रहा है, वो यूएसएसआर की ओर देखने को मिल रहा है। सो 1977 में जनता पार्टी पावर में आती है, कांग्रेस हटती है एंड दे प्रॉमिस कि अब वो एक प्रॉपर बैलेंस टाइप ऑफ अपना अप्रोच रखेंगे
है इंटरनेशनल रिलेशन में, एंड वो रादर एक पॉइंट के बाद यूएस के तरफ ज़्यादा फ्रेंडली टाइज बनाने की कोशिश करने लग जाती है. सो इट इज़ सीन दैट कि 1970s के बाद इंडिया में जो गवर्नमेंट बनी है वो कहीं ना कहीं से कोशिश करती है कि वो यूएस के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सके. ऑल्सो वी शुड रिमेंबर दैट कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अलायंसेस बनते हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक गेन्स को ही देखकर नहीं बनते, वो मिलिट्री को भी दिमाग में रख के बनाए जाते हैं कि मिलिटरीली ये कंट्री मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी इफ इन केस अगर मेरा कभी किसी से वॉर होता है या नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि चाहे नॉर्थ कोरिया एंड रशिया आपस में कितना दूर है, लेकिन यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स जा रहे हैं रशिया के बिहाफ पे लड़ने. सो ये सिर्फ इकोनॉमिक गेन्स नहीं देखते जब हम किसी कंट्री के साथ अलायंसेस बनाते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे हम और भी कई फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिलिट्री इंटरेस्ट. इंडिया का मिलिट्री इंटरेस्ट की वजह से वो सिर्फ रशिया के साथ नहीं, इवन यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ, इनके साथ भी बहुत अच्छे बॉन्ड्स क्रिएट कर रही है, जो कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन्होंने इंडिया को अच्छे खासे वेपन सप्लाई करे, बीट द राफेल एयरक्राफ्ट या फिर और भी ऐसे कई सारे वेपन्स हैं जो इंडिया बाकी कंट्रीज से ले रहा है, जो कि वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द मिलिट्री इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल अ कंट्री इज थिंकिंग टू क्रिएट इट्स बॉन्ड्स विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज. एंड ये भी चीज देखने को मिला है कि सिंस 1990s इंडिया ने कोशिश करा है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव हो. फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब बस सर्विसेज स्टार्ट होती है फ्रॉम इंडिया टू लाहौर, तो वो खुद जाते हैं उस बस में लाहौर, एंड वहां पे उनको जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो वहां पे उनको रिसीव करते हैं. उसके बाद भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉन्ड थोड़े टाइम तक अच्छे रहते हैं. क्रिकेट मैचेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों कंट्री के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप दिखाने के लिए. पिछले कुछ सालों में फॉर एग्जांपल 2018-19 में देखा गया था कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो भी खोला गया था ताकि जो सिख पिलग्रिम्स है वो जा सके एंड वहां पर पूजा कर सके गुरु नानक देव जी के बर्थ एनिवर्सरी पे. सो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो ये दिखाते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करी गई थी सिंस द 1990s. बट we should not forget कि presently in 2025 इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. रीज़न बीइंग, सबसे पहले जो आर्टिकल 370 इंडिया ने जब स्क्रैप करा तो पाकिस्तान ने इसके तरफ बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखा, बहुत ही नेगेटिव वे में उसने रिस्पॉन्ड करा. इंडियन हाई कमिश्नर को उन्होंने पाकिस्तान से निकाल दिया, एंड कई सारे इंडिया के साथ जो ट्रेटीज थे, अग्रीमेंट्स थे, उनको भी नहीं फॉलो करा. सो यहां से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ गई. एट द सेम टाइम जो इंडिया में कई सारे टेरर अटैक्स हुए वो द लास्ट 20-25 ईयर्स, चाहे वो मुंबई अटैक हो 2008 का, या तो फिर हम बात करें पार्लियामेंट बिल्डिंग पे जो अटैक हुआ था उससे पहले, या फिर हम पुलवामा अटैक की बात करें. सो ये सारे जो अटैक्स है इंडिया बोलती है एंड इंडिया के पास प्रूफ्स है कि पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर करे गए थे, पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे अटैक्स में, एंड पाकिस्तान इज कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग टेररिज्म इन इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया भी पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा है, कोई भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है. इंडिया ने भी फरवरी 2019 में जो पाकिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो भी वहां से उसके ऊपर से वो हटा दिया. एंड प्रेजेंटली इन दोनों कंट्री के बीच में एज सच कोई फॉर्मल इंटरैक्शन नहीं है. इवन क्रिकेट मैचेस भी इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के सॉइल पर जाकर नहीं खेलते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशंस विद यूएसए, तो हाँ, यूएसए के साथ इंडिया की रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में. दोनों कंट्रीज जो हैं, एक तो सबसे पहले यूएसए ने जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे वो हटा दिए, जिस करके दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड इंप्रूव हुआ है. वी नो कि सिलिकॉन वैली में कितने सारे इंडियंस काम करते हैं, कितने सारे इंडियंस को यूएसए में पर ईयर जॉब मिलती है, वो वहाँ पर जाके सेटल होते हैं, वहाँ का वीज़ा का पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हैं. एट द सेम टाइम वी हैव सीन कि नए नए इनिशिएटिव्स दोनों कंट्री के बीच में हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट क्वाड, जो एक अलायंस बना है इंडो यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो इंडिया इसमें यूएसए के साथ इंटरैक्ट करता है रिगार्डिंग द डिफेंस एंड ऑल दैट इन द पैसिफिक रीजन.
+2+2 डायलॉग्स जो हो रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में, ट्रेड ये कैसे आगे प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो ये दिखाते हैं कि इंडिया के यूएसए के साथ भी रिलेशंस ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इंप्रूव हुए हैं। सो वेल, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। हमने आज के लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। इसने हमने पढ़ा कि कैसे होमी जहांगीर भाभा जी ने शुरुआत करी इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसकी, एंड उसके बाद से इंडिया अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, एक न्यूक्लियर पावर बनता है। एंड उसके बाद से हमने आगे ये भी पढ़ा कि किस तरह इंडिया यूएसए एंड पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को ओवर द टाइम इंप्रूव कर रहा है। सो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे फॉर होमवर्क, वो दोनों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो मार्क, जो आप रेड में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 डिमांड फॉर अ फेडरेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 26 जुलाई। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपके मन में जो भी छोटे मोटे डाउट्स आए होंगे, मैंने उसको टोटली दूर करने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी और सोर्स पर जाकर उस डाउट को ना अलग से पढ़ना पड़े, एंड आपको एक ही बारी में इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स डिस्कस करे गए, जिसका मेंशन भी थोड़ा सा हुआ है, वो आपको डिटेल में अच्छे से पता लग गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की जो नॉलेज है उसको गेन कर सके एंड अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।